देश में नए कानून बने हैं, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर सुषमा अग्रवाल। सुषमा अग्रवाल जी आपको नए कानूनों के बारे में जानकारी के साथ साथ नए आपराधिक जो कानून हैं उनका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालेंगी। आइए बात करते हैं प्रोफेसर सुषमा अग्रवाल जी से। सुषमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुषमा जी, नए आपराधिक कानून का उद्देश्य क्या है? कौन कौन से नए आपराधिक कानून लागू हुआ है? सर, नए आपराधिक कानून का जो उद्देश्य है, सजा के बजाय न्याय पे ध्यान केंद्रित किया गया है जी। और त्वरित कार्रवाई की जाती है, जिससे इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए, जजमेंट के लिए, कमिटमेंट जैसे सेशन कोर्ट के समक्ष कमिट किया जा रहा है मैटर, सबके लिए टाइम पीरियड फिक्स है। डिस्चार्ज कितने समय में किया जाएगा, जिससे क्या है कि प्रक्रिया क्या है तेजी से होगी, त्वरित व्यक्ति को न्याय मिलेगा और न्यायिक जो प्रबंधन प्रणाली है वो मजबूत होगी। और नए जो भारतीय इसके द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किए गए हैं और जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। सुषमा जी, जो नए आपराधिक कानून से न्याय व्यवस्था में मतलब सजगता आएगी, जल्दी मतलब निर्णय होंगे, ऐसा मानना है आपका? ठीक है। भारतीय न्याय संहिता द्वारा भारतीय दंड संहिता में क्या बदलाव लाए गए हैं? सर, पहले भारतीय दंड संहिता थी, जो अब भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें 358 धाराएं हैं और 20 अध्याय में डिवाइड किया गया है और जिसके तहत कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। जैसे महिला और बच्चों के लिए चैप्टर 5 में पूरे सारे प्रावधानों को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया। पहले बिखरे हुए रूप में थे भारतीय दंड संहिता में, और इसमें जैसे कि कुछ प्रोविजंस हैं जिस पर प्रकाश डालूंगी मैं जी। सेक्शन 2 का क्लॉज 3, जिसमें कहा गया है कि शिशु की आयु 18 वर्ष से कम होगी। इसका इफेक्ट यह है कि किडनैपिंग के लिए पहले था कि अगर किडनैपिंग महिला है तो 18 वर्ष से कम आयु की है, अगर लड़का है तो 16 वर्ष से कम आयु का ही किडनैप हो सकता था, लेकिन अब वहां पर शिशु शब्द कर दिया है, तो यानी लड़का और लड़की की आयु सेम हो गई है, 18 वर्ष जी। इसके अलावा सेक्शन 4 है, उसमें कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा का प्रावधान डाला गया है जो पहले नहीं था। इसका फायदा ये होगा कि जेलों पे जो आर्थिक भार है वो कम होगा और साथ में अपन कम्युनिटी सर्विस मिलेगी अपन को फ्री में, उनका यूज किया जा सकता है, जिनको अपन छोटे मोटे अपराधों के लिए जेलों में डाल देते थे जी जी। इसके अलावा सेक्शन 48 ऐड किया है यहाँ पर कि अगर कोई भारत से बाहर अबेटमेंट करता है भारत में ऑफेंस के लिए, तो पहले नहीं था, पहले अबेटमेंट भारत में किया जा रहा है, ऑफेंस बाहर किया जा रहा है, तभी वही प्रावधान था। जो अब ये भी है कि भाई ऑफेंस यहाँ पे किया जा रहा है, अबेटमेंट भारत के बाहर किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी सजा के लिए प्रावधान है सेक्शन 48 में। इसके अलावा 69 है, उसमें कहा गया कि धोखा के द्वारा या विवाह का वचन देकर अगर कोई मेल पर्सन किसी फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है शादी करने का वचन देकर, तो यहाँ ये ऑफेंस होगा। पहले इस तरह के ऑफेंस होते थे, लेकिन हम उसमें रेप के वाले सेक्शन में ही डालना पड़ता था, लेकिन अब अलग से सेक्शन बना दिया गया है। इससे रिलेटेड एक केस आया था पहले, अनुराग सोनी वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य, 2019 का केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्सन किसी महिला के साथ जिससे शादी करने का इरादा नहीं रखता, सिर्फ धोखा देकर उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो ऑफेंस होगा, और जिसके लिए वो रेप के लिए सेक्शन 375 आईपीसी का है, उसके लिए दंडनीय होगा जी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बीएनएस में ये प्रोविज़न अलग से डाल दिया गया, जिसके लिए 10 साल की सजा का वो बंद किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 73 है कि अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है चल रही है, रेप से संबंधित मामले है, सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित मामले है, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की परमिशन के बिना पब्लिश करेगा तो उसके लिए सजा का बंद किया गया है। नया से एक और सेक्शन है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के बारे में हमने सुना होगा कि भीड़ इकट्ठी होकर किसी व्यक्ति का अपराधी का वध कर देती है जी जी। तो उसके लिए पहले कोई प्रोविजन आईपीसी में नहीं थे,
तो 103 का क्लॉज 2 में मॉब लिंचिंग का प्रोविज़न डाला गया है कि रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, या सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या पर्सनल बिलीफ के आधार पर, इनके आधार पर अगर कोई व्यक्ति किसी भीड़ मिलकर हत्या कर देती है तो उसके लिए सज़ा का प्रोविज़न डाला गया है। इससे पहले भी एक जजमेंट आया था, तहसील एस पूनावाला वर्सेस भारत संघ 2018 का था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ के द्वारा जो हिंसा है या मॉब लिंचिंग है वो अवैध कृत्य है और जिसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। न्यायालय भी अगर कोई प्रावधान है नहीं है तब भी इसके अगेंस्ट कार्रवाई करे और साथ में संसद को भी डायरेक्शन देते कि आप इस विषय में कोई विधि बनाएं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया जब बीएनएस बनाया गया, इसलिए मॉब लिंचिंग का प्रोविज़न इसमें डाला गया है जी। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम, पहले जो इकोनॉमिक क्राइम है, साइबर क्राइम है, इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था जी, है ना। भूमि हत्याना, लैंड ग्रैबिंग या और सब ये कॉन्ट्रैक्ट लिंक और भी कई ऑफेंसेस थे जिनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। तो यहाँ पर सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा कि कोई सिंडिकेट या कोई समूह मिलकर कोई ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए प्रोविज़न किया गया है 111 में। इसके अलावा सेक्शन 112 डाला गया है कि पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम में है कि कई कुछ हैं, जैसे स्नैचिंग है, थेफ्ट है। स्नैचिंग जो नया ऐड किया गया है, अभी हम उसको भी देखेंगे, या टिकटों को जो बेच रहा है अनऑथराइज रूप से, या कोई लोक परीक्षा प्रश्नों का विक्रय, जो पेपर्स हैं उनको सेल कर रहा है, तो उनको पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम में डाला गया है, जो पहले नहीं था, इसमें डाला गया है। साथ में टेररिस्ट एक्ट जो आईपीसी में ऑफेंस नहीं था, अब यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा 124A राजद्रोह, सेडिशन की बात करता था, उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह देशद्रोह को ऑफेंस के रूप में शामिल किया गया है। अब राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर क्या होगा? राजद्रोह ये है कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति शब्द कहता है तो वो क्या होगा? राजद्रोह, जो कि ऑफेंस था आईपीसी में। अब देशद्रोह 152 के तहत देशद्रोह के जो भारत की इंटीग्रिटी है, यूनिटी है या सॉवरेनिटी है, उसके अगेंस्ट कोई शब्द बोलता है, यानी कि अगर इस तरह के शब्द बोलता है तभी ऑफेंस होगा। सरकार के प्रति आलोचना, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। आर्टिकल 19 दे रखा है, बोल रखा है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। इससे पहले भी एक केस आया था, SG बम्बट-खेरे वर्सेस भारत संघ 2022। इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 124A पर रोक लगा दी थी कि आप इसको स्थगित रखें, साथ में संसद को डायरेक्शन दिए थे आप इस विषय में विधि बनाएं। अपने आईपीसी में और भी सेक्शन है, जैसे कि 309, जिसमें आत्महत्या का प्रयत्न, जिससे सजा का उपबंध 1 साल तक की सजा है, उसको हटा दिया गया है, क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में कहा गया था कि भी इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए, इसको हटाया जाए। और इसके अलावा मतलब एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें भी गैर अपराध घोषित करने की इसकी डिमांड की गई थी कि इसको कि एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रहा है, यानी कि वो कितना मेंटली इल है, और वो जब बच जाता है तो आप उसे सजा दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है, ये सही नहीं है, तो इसको हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था। इसको देखते हुए यहाँ पर इसको हटा दिया गया है। अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पर दबाव डालता है कोई वर्क कराने के लिए या कार्य नहीं करने के लिए, उस कंडीशन में आत्महत्या करने का अगर वो धमकी देता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, उस कंडीशन में ही वो ऑफेंस होगा, जिसके लिए 1 साल तक की सजा है, 226 में है। इसके अलावा स्नैचिंग, जो चैन खींचने का अपन देखते हैं केसेस होते रहते थे, आजकल मोबाइल भी चिपटा जाता है, इस तरह के केसेस बहुत हो रहे थे, तो हम जब या तो अपन रॉबरी में चले जाते थे या थेफ्ट में पनिश करते थे। अब कोर्ट ने इस चीज़ को, विधायिका ने इस चीज़ को देखते हुए स्नैचिंग, चपट मारी के नाम से एक ऑफेंस 304 में शामिल कर दिया है जी। इसके अलावा 1026 में हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सजा का उपबंध किया है। ये सारे प्रोविजंस थे जो मैंने। भारतीय न्याय संहिता द्वारा विधायिका अपने उद्देश्यों में सफल हुई है, क्या कुछ कमियां रही मैडम? सर, काफ़ी कुछ नए नए ऑफेंसेस आए हैं,
अच्छा है, स्वागत करते हैं हम लोग, जी। सराहना करते हैं विधायिका की, लेकिन कुछ कमियां रही हैं जी। जिसे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। 377 जी। जो कहता है कि 377 में है होमोसेक्सुअल रिलेशन को ऑफेंस कर डिक्लेयर करता है, जी। साथ में कुछ अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर एक केस आया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। जी। इसमें ये कहा था कि 377 का जो भी आंशिक पार्ट जिसमें कहा गया है कि दो समलैंगिक अगर कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशन करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 377 को पूरी तरह से हटा दिया। लेकिन 377 पूरी तरह से हटाने के दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि यहाँ तो कंसेंट की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि कंसेंट से कर रहे हैं। अगर कंसेंट से नहीं कर रहे उस कंडीशन में आज ऑफेंस प्रावधान ही हट नहीं है, तो उस कंडीशन में कोर्ट के समक्ष एक समस्या खड़ी होगी कि उस व्यक्ति को किस विदा कंसेंट के अगर दोनों समलैंगिक संबंध बनाया जाता है तो वो उसके लिए कहाँ जाएंगे। तो वो चीज़ है। और भी अननेचुरल सेक्स वो भी उसके लिए कहाँ, मतलब तो पूरी तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए था। इसके दो और इसके अलावा जो पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें कहा गया है कि लोग परीक्षा प्रश्नों का विक्रय, जो पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम में डाला गया है, तो वो पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं। कोई व्यक्ति वर्षों कई सालों लगा देता है एक एग्ज़ाम के लिए कि एक सपने की तरह की वो इस चीज़ को पाएगा, और अंत में जाकर इस तरह की चीज़ें घटनाएं सामने आ जाती है। और सारे एग्ज़ाम आजकल इतने 5-5 साल लग जाते हैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में। कई लड़कियां हैं वो भी लगी हुई हैं, और उस कंडीशन में आप सिर्फ सज़ा दे रहे हो जिसके कई साल उसने उस एग्ज़ाम को दिए हैं, कई रातें अपनी जग के निकाली है, उसके लिए सिर्फ पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम में डाल रहे हो कि 1 साल, मिनिमम 1 साल मिलेगी। तो ये चीज़ सही नहीं है। जी। तो इसको एक गंभीर प्रश्न है, गंभीर समस्या है, जो इसको गंभीर अपराध माना चाहिए, न जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। और एक चीज़ और है, जैसे कि हमारा जो आईपीसी बना था 1860 में बना था जी। उस समय महिलाओं को ही विक्टिम समझा जाता। समाज की परिस्थितियां ऐसी थी, समाज का सिनेरियो ऐसा था कि महिलाएं विक्टिम थी। लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो गया है, पुरुष के खिलाफ भी कई ऑफेंसेस हो रहे हैं। अतुल सुवास हमारे सामने ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा एक गोरखपुर में एक केस हुआ, एक घटना हुई थी कि एक मेल पर्सन के साथ 23 साल के 4 मेल पर्सन ने ही उसके साथ गैंगरेप किया। अब वो उसने उससे परेशान होकर आत्महत्या सुसाइड कर लिया। लेकिन अब इस तरह की समस्या आती है तो हम कहाँ जाएंगे, सेक्शन हमने वो हटा दिया है जी। तो एक लॉ, एक प्रोविज़न ये भी ऐड करना चाहिए था। डोमेस्टिक वायलेंस के भी कई केसेस हो रहे हैं, इस चीज़ पे भी प्रकाश डालना चाहिए। जी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा दंड संहिता में क्या बदलाव लाया गया है? सर पहले 0 FIR का प्रोविज़न डायरेक्ट नहीं था, वैसे होती थी, कर लेते थे, लेकिन सामान्यतः पुलिस अधिकारी नहीं करते थे कि भाई आप अपने अधिकारिता में जाइए, यहाँ हमें राइट नहीं है। अब सीधे डाला गया है कि 0 FIR का प्रोविज़न डाल दिया गया है। कोई भी थाने पे कोई भी मना नहीं कर सकता कि भाई हमारा जुरिडिक्शन नहीं लगता, 0 FIR होगा। साथ में FIR लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, ये तो था। साथ में इलेक्ट्रॉनिक FIR अपन मेल के द्वारा भी, किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक वीक के द्वारा भी FIR दर्ज करा सकते हैं, घर बैठे भी FIR दर्ज करा सकते हैं। बस ये है कि 3 दिन के भीतर आपको साइन करने होंगे। तो ये भी एक प्रोविज़न आया है इसमें। इसके अलावा कुछ प्रोसीडिंग्स हैं उनके लिए वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया है, जैसे कि सर्च एंड सीजर के समय वीडियोग्राफी जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के दौरान पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर पुलिस अधिकारी तलाशी ले रहा है उस कंडीशन में भी पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए जी। जैसे पारदर्शिता भी आएगी, बिल्कुल। हर चीज़ का कई बार होता है कि एक्यूज बाद में मुकर जाता था, अब वीडियोग्राफी होगी तो मुकरेगा नहीं, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, जजमेंट, डिस्चार्ज, चार्ज फ्रेमिंग, कमिटमेंट ऑफ केसेस सेशन कोर्ट को कमिट किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को दिया जा रहा है। सबके लिए टाइम पीरियड फिक्स करा गया है कि 60 डेज 90 डेज आपको ये करना है। इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी कोर्ट की प्रक्रिया रहेगी, जल्दी चलेगी, तीव्र गति से चलेगी। पहले सालों साल लग जाते थे, अब फिक्स टाइम है तो जल्दी से व्यक्ति को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, कोर्ट की कार्यवाही भी तीव्र गति से चलेगी।
साथ में ये है कि भी अगर कमज़ोर व्यक्ति है, बीमार है, 60 वर्ष से अधिक आयु का है, अगर 3 साल से कम सज़ा का अपराध किया है तो उसे डीएसपी की परमिशन के बिना उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये भी नया प्रोविज़न डाला गया है। साथ में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके या गिरफ्तार नहीं किए बिना उसके जो भी नमूना हस्ताक्षर, हस्तलेख, उंगली छाप, आवाज़ का नमूना लिया जा सकता है कि उससे कोई भी थंब इम्प्रेशन है, फिंगर इम्प्रेशंस है, हैंड राइटिंग है, वॉइस सैंपल है, वो लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए अरेस्ट करना हो उसे। नया प्रोविज़न जो डाला गया है। पुलिस कस्टडी की टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, पहले 15 दिन था, अब 60 दिन कर दिया गया है। साथ में 176 का क्लॉज 3 में है कि 7 साल उससे ज़्यादा की सज़ा वाले मामले हैं उसमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है कि फॉरेंसिक जांच करनी होगी। पहले इस तरह का प्रोविज़न नहीं हुआ था। मगर टेक्नोलॉजी जो आई है उसके कारण कई चीज़ें बदलाव जो अपना सीआरपीसी मांग रहा था जो किए गए हैं। साथ में 398 में कहा गया है कि साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साक्षी सुरक्षा स्कीम, जिसके लिए बहुत सारी बातें हो रही थी, कई जजमेंट आए थे, कई घटनाएं ऐसी हो रही थी कि साक्षी विटनेस को मार दिया जाता था, तो उसके लिए भी स्कीम बना दी गई है, उसके लिए प्रोविज़न कर दिया गया है इसमें। और अगर एक्यूज उपस्थित नहीं होता है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो फरार हो गया है, मिल नहीं सकता, तो उसकी अनुपस्थिति में भी प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, जजमेंट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका इंतज़ार करा जाए। तो नए लॉ में ये भी ऐड किया है। साथ में पुलिस को अगर किसी व्यक्ति को जैसे हथकड़ी लगाने से रिलेटेड प्रेम शंकर का एक केस था, उसमें कहा हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन अब नए लॉ में 43 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है तो बिना परमिशन लिए हथकड़ी लगा सकता है। इस यहाँ पर अगर मैटर आतंकवाद से रिलेटेड है, दुर्व्यापार से, हत्या से है, रेप से रिलेटेड है, एसिड अटैक से रिलेटेड है, तो भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। साथ में 530 में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि सम्मन वारंट का जो तामील है इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा जा सकता है, पहले ऐसा नहीं था। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही साक्ष्यों की परीक्षा भी की जा सकती है ना। जांचों विचारणों में साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है, अपील या अन्य कार्रवाई की जा सकती है। तो जो अपनी टेक्नोलॉजी इस प्रकार डेवलप हुई है उस प्रकार उसका पूरी जांच कार्रवाई प्रोसीडिंग्स है वो उस तरह से की जा सकती है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि नए कानून का जो भारतीय न्याय व्यवस्था पर क्या असर देखने को हाँ मिलेगा? सर, पहले नए कानून में जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ साक्ष्य अधिनियम की है ना। साक्ष्य अधिनियम में अब 4 भागों में और 12 अध्याय 170 धाराओं में एक अनुसूची जोड़ी गई है, इस प्रकार डिवाइड किया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहाँ पे कोई सीमा नहीं लगा रखी कि इंडिया में लागू होगा, वो सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगा। सेना न्यायालय के समक्ष कार्यवाही है वहाँ पे भी साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। साथ में अब इसमें 2D में डॉक्यूमेंट के जो डेफिनेशन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डॉक्यूमेंट को भी शामिल किया गया है। साथ में 2E जो साक्ष्य की डेफिनेशन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार अब इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए ये ज़रूरत थी, आवश्यकता थी आज वर्तमान समय की, उस चीज़ को देखते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस चीज़ को डाला गया है। साथ में प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस के रूप में इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। और सेक्शन 61 में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को अलग इंडिविजुअल सेक्शन में डिफाइन किया गया है, बताया गया है। इस प्रकार और भी नए प्रोविजंस डाले गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। जी सुषमा जी, कई धाराएं जो वर्षों से चली आ रही थी अंग्रेजों के शासन, जैसे धारा 144, 107, 151, इनमें भी बदलाव हुआ है। सर जो चली आ रही थी, जो जरूरत है आज के हिसाब से आज भी जरूरत है, वो चली आ रही है, लेकिन जहां लगा कि वो अब ये धाराओं का यूज नहीं रह गया, इसको हटा देना चाहिए, उन धाराओं को हटाया भी गया है। जी। ये थी हमारे साथ विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर सुषमा अग्रवाल। इन्होंने नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाई और जो नए कानून बने वो जनता के लिए हितकर होंगे और जनता को जल्दी न्याय मिलेगा, यही जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो पधारी। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।